किताब वही आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। कविता। इस युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। एक और खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर संचरण करने लगी। रीति का विरोध निषेधात्मक था। सार्थक विरोध किसी रचनात्मक दिशा की ओर उन्मुख होता है। वास्तव में जो बोध रीतिवाद का विरोध कर रहा था वही एक नया भाव भी निर्मित कर रहा था। नए भावबोध का पहला लक्षण स्वच्छंदता की प्रवृत्ति थी, जो श्रीधर के काव्य में प्रकट हुई। रीतिबद्धता एवं प्रणाली निर्दिष्टता के विरोध और उसके प्रति विद्रोह का यह स्वाभाविक परिणाम था। जब जड़ शास्त्रीयता भावधारा को जड़, उबाऊ और गतकालिक बना देती है, तब काव्यधारा का विकास स्वच्छंद मार्ग पर चलकर होता है। ये मार्ग लोक जीवन और प्रकृति के बीच से होकर जाता है। लोक जीवन काव्य को ताजगी देता है और इसमें थोड़ी बहुत रहस्य भावना भी आ जाती है। इस प्रवृत्ति को स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि काव्य की यह प्रवृत्ति भाषा और छंदों में दिखाई पड़ती है और साहित्यिक भाषा लोक भाषा की ओर मुड़ती है। साथ ही छंदों पर भी लोक प्रचलित लय और धुनों का प्रभाव पड़ता है। श्रीधर पाठक 1876 से 1928। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं जिनमें इस काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन हुए। पाठक जी पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे। उनका प्रकृति प्रेम ब्रजभाषा काव्य में भी प्रकट हो चुका है। खड़ी बोली उनके भावबोध के अधिक अनुकूल थी। 1900 में उन्होंने गुणवंत हेमंत नाम की कविता लिखी। इसमें प्रकृति को किताबी तरह से नहीं, अपनी आंखों से देखा गया था। इसमें ज्वार, बाजरा, खरीफ, रबी, सौंफ, सोआ, पालक आदि का वर्णन है। रीतिवादी काव्य में इन सामान्य चीज़ों को काव्य भूमि से अलग रखा जाता था कि खरीफ के खेतों में अब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। जहाँ तहाँ रहट परोह चल रहे, बरहे जल के चारों ओर निकल रहे। जो गेहूं के खेत सरसों घनी, जो गेहूं के खेत सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा सनी। सुघर सौंफ सुंदर कुसुम की क्यारियाँ, सोआ पालक आदि विविध तरकारियाँ, अपने अपने ठोर सभी ये सोह थे, सुंदर शोभा से सबका मन मोह थे। ये सौंदर्य बोध रीतिवादी सौंदर्य से भिन्न था। आसपास फैले हुए जीवन में ही यहाँ सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना ख्यालिया लावणी की लय पर की है। एकांत की तलाश में प्रकृति में रमने की प्रवृत्ति का द्योतक है। इन्होंने गोल्डस्मिथ की पुस्तक ट्रेवलर का छंदोबद्ध अनुवाद श्रांत पथिक से नाम से किया। उजड़ ग्राम नामक इनकी रचना ब्रज भाषा में है। उजड़ ग्राम ब्रज भाषा। इन्होंने छंदों को नए ढांचों में डाला। ऐसा करने में वे लय एवं प्रवाह का ध्यान रखते थे। कुछ कविताएं इन्होंने ऐतोकांत और दूरांतर प्रवाही वाक्य विधान, जिसे अंग्रेजी में रन ऑन कहते हैं, में की। इसमें वाक्य लंबे होते हैं और वे पंक्ति के साथ नहीं, किसी भी पंक्ति के बीच में समाप्त हो सकते हैं। जैसे सांध्य अठन की ये पंक्तियाँ: विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। इस समय के कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाकर प्रबंध काव्य लिखे। ऐसे कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कालक्रम की दृष्टि से पहले आते हैं। इनका प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ था। प्रिय प्रवास की रचना का एक उद्देश्य तो खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य के अभाव की पूर्ति करके ये दिखाना था कि इस भाषा में भी महाकाव्य रचा जा सकता है। साथ ही साथ प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिओद ने कृष्ण कथा को नए मूल्यों के सांचे में ढालने का प्रयास किया।
कृष्ण कथा की अलौकिक घटनाओं को बुद्धिसंगत एवं विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की। जैसे गोवर्धन धारण की घटना को उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत किया कि लख अपार प्रसार गिरिंद में ब्रज धराधिप के प्रिय पुत्र का सकल लोग कहने लगे, उसे रख लिया है उंगली पर सामने। अर्थात कृष्ण ने इंद्र के कोप से लोगों को बचाने के लिए इतना उद्यम किया कि लोगों ने कहा कि उन्होंने गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया। इसलिए कृष्ण को केवल राधा से प्रेम करते नहीं चित्रित किया गया है, इसमें नवदा भक्ति की लोकपरक व्याख्या भी की गई है। इसमें कृष्ण को जननायक का रूप भी दे दिया गया है। तत्कालीन राजनीतिक दबाव तथा सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव इस कृति में खुलकर पड़ा है। प्रिय प्रवास में संस्कृत के अनेक छंदों का व्यवहार किया गया है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव ज्ञात होता है। प्रिय प्रवास की भाषा तत्सम बहुल है, कहीं कहीं तो केवल सहायक क्रिया ही हिंदी की है, बाकी पूरी पंक्ति संस्कृत की है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना, श्री राधा मृदु भाषणी मृगदृगी माधुर्य सनमूर्ति थी। हरिओत जी उर्दू छंदों का भी इस्तेमाल अधिकार पूर्वक कर सकते थे। वे तत्सम शब्दावली भी लिख सकते थे और बोलचाल की मुहावरेदार जबान में भी। चौके चौपते ऐसे ही चौपदों का संग्रह है। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। पद्य प्रसून और वैदेही वनवास इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। मैथिली शरण गुप्त 1886 1964। हिंदी के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली हिंदी में लिखी रचनाएं सरस्वती में 1906 से छपने लगी थी। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना चरम विकास पर पहुंची। गुप्त जी को भारत भारती से बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत भारती में देश के अतीत वर्तमान का चित्र खींचा गया था और भविष्य की सुखद कामना की गई थी। गुप्त जी की कविताओं से खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। भारत भारती की पंक्तियां हिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षित जनों को कंठस्थ थीं। कविता से जनजागरण का काम यदि सबसे अधिक सफलता के साथ किया तो गुप्त जी ने किया। वस्तुतः गुप्त जी इसी कृति के कारण राष्ट्र कवि कहलाए। गुप्त जी की व्यापक संवेदना के रचनाकार है। उन्होंने अपने युग के भावबोध को समग्रता में ग्रहण करके उसे चित्रित किया है। आधुनिक हिंदी काव्य में वैष्णव उदारता के वे प्रतिनिधि हैं। संकीर्णता की गंध न उनके व्यक्तित्व में थी न कृतित्व में। उनके कविता का विषय क्षेत्र भी व्यापक है। भारत के प्राय धार्मिक मतों एवं विश्वासों का समाहार उनके काव्य भावना में हो गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में प्रबंध काव्य का सबसे अधिक गुप्त ने ही लिखे हैं। उनकी वास्तविक काव्य प्रतिभा प्रबंध काव्यों में दिखाई पड़ती है। गुप्त जी के प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानक पर आधारित हैं। इन प्रबंध काव्यों की मूल संवेदना आधुनिक है। इनमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। इनमें विकसित चेतना के आलोक में अपने धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा गया है। गुप्त जी ने धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना कथा के भाव पक्ष को नए बोध से युक्त कर दिया। गुप्त जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य इस प्रकार हैं। साकेत ये विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। यशोधरा इसकी नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। विकट भट्ट ये जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। रंग में भंग ये राजपूती आन की कथा है। गुरुकुल ये सिख गुरुओं की कथा है। किसान ये एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। सिद्धराज पलासी का युद्ध के अतिरिक्त जयद्रथ वध और पंचवटी उनके विख्यात प्रबंध काव्य हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में भी गुप्त जी ने जय भारत नाम से महाभारत की कथा लिखी। गुप्त जी की संवेदना की व्यापकता का प्रमाण मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित जैनी नामक उनकी कृति है। गुप्त जी की कृतियों में आधुनिक युगों की लोकोन्मुखता मानवीय करुणा के साथ घुल मिल गई है। उन पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट है। वे अतीत के प्रेमी हैं, किंतु वर्तमान की विषमता को देखने से कतराते नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे नए विचारों का स्वागत करने में पीछे नहीं रहते। इसलिए उनका अतीत प्रेम
भविष्योन्मुख है। वे लोक की महिमा प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार है। साकेत के राम घोषणा करते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। गुप्त जी मानवतावादी रचनाकार है। राम के प्रति उनका ये निवेदन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। कितनी बड़ी बात है। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। प्राचीन कथा में नया भावबोध भरने का उद्योग हरियोध जी ने प्रिय प्रवास में किया था। गुप्त जी ने भी वही काम साकेत में किया, किंतु गुप्त जी की संवेदना व्यापक तो थी ही, उसमें रचनात्मकता की क्षमता अधिक थी। इसलिए उनकी रचनाओं में प्राचीन आख्यानों में आधुनिक बोध कलात्मकता के साथ रच बस गया और उतरा कर अलग नहीं दिखाई पड़ता। गुप्त जी की कृतियों में पारिवारिक केंद्रीय संवेदना के रूप में उभरती है। पारिवारिकता केंद्रीय संवेदना के रूप में उभरती है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वाधीनता की चेतना काव्य रूप में अरूप नहीं रहती, उसका दबाव मानवीय संबंधों पर भी पड़ता है। गुप्त जी के यहाँ पारिवारिक संबंधों का चित्रण नई चेतना के आलोक में किया गया है। उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, लक्ष्मण, तथागत, सब में ये कुछ न कुछ नवीनता है। गुप्त जी की पारिवारिकता में जो मार्मिकता पैदा करते हैं, उन्हें देख कर कहीं कहीं तो भवभूति की याद आ जाती है। इसी से संबद्ध गुप्त जी की नारी भावना है। नारी भावना के केंद्र में, नारी परिवार के केंद्र में होती है। नई चेतना ने भारतीय नारी जीवन की पीड़ा को पहचाना। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में बेजोड़ हैं। नारी पात्रों पर स्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण गुप्त जी ने अचूक, स्वाभाविक मनोवैज्ञानिकता के साथ करते हैं। उनके नारी पात्र स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण होकर अपनी निजी वेदना खो नहीं देते। साकेत की उर्मिला, यशोधरा की गोपा इस दृष्टि से बहुत जटिल किंतु स्वाभाविक और आधुनिक पात्र है। भारतीय नारी के जीवन के विषय में ऐसी मार्मिक उक्ति पूरे भारतीय साहित्य में शायद नहीं मिले। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी ने मुक्तक भी कम नहीं लिखे हैं। उनके मुक्तक व्यवस्थित होते हैं। भाषा का प्रवाह चाहे उनमें न मिले, किंतु स्थिति योजना की दृष्टि से वे चुस्त होते हैं। गुप्त जी ने कुछ बांग्ला काव्य कृतियों का अनुवाद भी किया है। माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वेद का जैसा उत्तम अनुवाद उन्होंने किया है, वह काव्य अनुवाद अभी तक प्रतिमान है। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि गुप्त जी की काव्य प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है काल अनुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाएं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से ये निसंदेह हिंदी भाषा जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप से चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इनमें हम सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक पाते हैं। ये पहले कहा जा चुका है कि गुप्त जी की रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित और सम्मानित हुई। इनके पथ प्रदर्शक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मांझने का प्रयास इनके रचनाओं में साफ झलकता है। गुप्त जी ने हिंदी और गीत और गेयपद भी लिखे हैं। हरिगीतिका इनका प्रिय छंद है। प्रबंध काव्यों में यथास्थान वाक्चातुर्य, संवेदना और वक्तृत्वता पाई जाती है। कहीं कहीं तुकों का मोह अखरता है। जैसे ये निरंतर नए नए विषयों की ओर मुड़ते गए हैं, वैसे ही शिल्प की ओर भी। गुप्त जी ने अतुकांत रचनाओं में भी सफलता पाई है। मेघनाद वध का अनुवाद उन्होंने अतुकांत कविता में किया। बाद में ये छंद प्रवृत्ति प्रसाद और निराले की रचनाओं में भी मिलती है। छायावाद के दौर में गुप्त जी ने उस ढंग से की भी कविताएं लिखी। गुप्त जी यद्यपि स्वातंत्रोत्तर भारत में नई कविता के आंदोलन के समय तक रचनारत रहे, किंतु प्रमुख काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से इन्हें छायावाद पूर्व काल का रचनाकार मानना उचित होगा। धन्यवाद।